Hello students, I wish strength and happiness for you. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. This is my second video about hydrogen, 11th Science Chemistry, SEM 2, Unit 9. Until 9.6 water I have explained in part 1. So if you are watching me, if you are watching my this video, then I suggest you to go through the first part of this unit, hydrogen, and go through all the concepts that I have explained before 9.6, that is water. Here I am going to start explaining from the point water. So stay connected with me. I'll explain this chapter line wise, so you will have the better understanding of the chapter. So I'm going to start with this 9.6, that is water. तो બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારા નમસ્કાર. Water. Human body has about 65% and plants have as much as 95% water. Human body में 65% होगा और plants में 95% तक water होगा. It is a solvent. Water है universal solvent है of a great importance. इसका बहुत importance है. Estimated world वाटर सप्लाई, वर्ल्ड में एक एस्टिमेट दिखाया गया कहाँ के कितना कितना वाटर. जैसे ओशन में हम देखेंगे तो 97% है. सेलाइन लेक इनलैंड सी में हम देखेंगे तो 0.08% है. पोलर आइस ग्लेशियर जो होते हैं वो कितना है हमारा 2%. ग्राउंड वाटर है 0.61. लेक्स में होता है 0.09. ठीक है. जैसे सॉइल मॉइस्चर में होता है 0.05. एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर 0.01 एंड रिवर में हमारा होगा 0.00. तो ये हमारा परसेंटेज ये वाटर कितना कितना होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी. तो वाटर में क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट. जिसके कारण क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है. हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सेलेनियम. ये सल्फर एंड सेलेनियम ऑक्सीजन के फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ये सब चीजें किसमें होगी, वाटर में होगी. इन कंपैरिजन टू द अदर लिक्विड, वाटर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन एंड डाइपोल मोमेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये वाटर में ज्यादा होगी. दिस प्रॉपर्टीज अलाउ वाटर टू प्ले अ की रोल इन द बायोस्फीयर. ये सब प्रॉपर्टी के कारण वाटर हमें बायोस्फीयर में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्ले अ की रोल, वाइटल रोल. चलो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हैवी वाटर. जो वाटर है हमारा जो H2 होता है और 2O ये हैवी वाटर होगा. इन दोनों के दिए मॉलिक्यूलर मास से शुरू होता है. मॉलिक्यूलर मास तो हैवी वाटर का ज्यादा होता है. ड्यूटेरियम ऑक्साइड है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ऑक्साइड है बाय हाइड्रोजन ऑक्साइड. मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट
देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, उसके बाद डेंसिटी दी गई है, उसके बाद विस्कोसिटी, उसके बाद हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है वो हमारा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो होता है उसकी परमेबिलिटी कितनी है उसका रेशियो होता है किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में अगर हम वाटर को रख देंगे तो उसकी परमेबिलिटी कितनी होगी, तो उसे बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो मिलेगा वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। चलो उसके बाद आगे समझते हैं इसको। इट इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट, एक्सेलेंट सॉल्वेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म। प्लांट और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए जो आयंस और मॉलिक्यूल चाहिए उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, वाटर करेगा। आगे हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में उसका क्या है, बैंड मॉलिक्यूल है, बैंड शेप है, और बॉन्ड एंगल है हमारा 104.5 डिग्री, और लेंथ है हमारी बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर। यहाँ पे डेल्टा 2 माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस ऑक्सीजन पे माइनस होगा, पार्शियली माइनस चार्ज पार्शियली प्लस चार्ज। लास्ट में यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स दिखाए गए, जो वहां पे दो हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं और दो लोन पेयर है। Band structure of water, dipole and the orbital overlap picture in the water molecule. In the liquid phase, water molecules are associated together by hydrogen bond. लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, और जब क्रिस्टलाइन फॉर्म बनता है तो हमें क्या बनता है, आइस बन जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आइस क्रिस्टल हो रहे हैं तो उसका जो जियोमेट्री हो रहा है वो हेक्सागोनल फॉर्म होता है, और लो टेम्परेचर पे अगर हो रहा है तो वो होता है उसका क्यूबिक फॉर्म बनाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से आइस की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी इज लेस देन वाटर, तो क्या होगा, वाटर पे आइस फ्लोट करेगा। इसी वजह से आइस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, लेक के सरफेस में जो आइस बन जाता है प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन, वो क्या प्रोवाइड करता है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेक है और ये यहाँ आइस हो गया है तो नीचे जो पानी है उसको वो गर्म रहेगा, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश जो होती है वो अंदर उनको हीट मिलती रहे, बनी रहेगी, मतलब ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा थर्मल इंसुलेशन का काम कौन करेगा, ये जो आइस ऊपर जमा हुआ होता है वो। चलो उसके बाद आइस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस हैज अ हाईली ऑर्डर 3-dimensional हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। एक ऑक्सीजन है तो दो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है और दो हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा उसका, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। Oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atoms at a distance of 273 picometer. एक ऑक्सीजन होता है, वो आजू बाजू उसके 4 ऑक्सीजन रहते हैं,
ठीक है, और टेट्राहेड्रल शेप करता है, और डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में 276 पिकोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? तो उसमें पहला है हमारा एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब कैसा होता है? वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। सामने एसिड होगा तो वो बेस हो जाएगा, सामने बेस होगा तो वो एसिड हो जाएगा, उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, यहाँ पे जो हम है, यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड सेंस में हम देखेंगे तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो बता रहे हैं वो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, कि जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हाइड्रोजन डोनेट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी एसिड हो जाएगी। जो हाइड्रोजन ले रहा है, H प्लस आयन जो ले रहा है, मतलब ये H यहाँ डोनेट करेगा और वो H माइनस हो जाएगा। और एमोनिया है यहाँ पे, वो एक हाइड्रोजन लेके एमोनियम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बेस हो जाएगा। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है यहाँ पे, और ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो वाटर यहाँ क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो खुद बन रहा है H3O प्लस आयन बनेगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी या ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस बनेगा ये, और ये जो डोनेट कर रहा है वो एसिड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है? ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है, जैसे सेल्फ आयनाइजेशन भी हम बोलेंगे। प्रोटोलाइसिस होता है, ऑटो प्रोटोलाइसिस होता है, सेल्फ आयनाइजेशन होता है। ठीक है, वाटर वाटर ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक एसिड की तरह वर्क करेगा, दूसरा बेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें एसिड 1 से एसिड 2 मिलेगा, जिसे कंजुगेटेड एसिड बोलेंगे, और बेस से हमें दूसरा बेस मिल रहा है, वो कंजुगेटेड बेस हो जाएगा, जिस तरह का नाम है। इसे बोलेंगे सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलाइसिस। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। ठीक है, वाटर का रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिड्यूसेस टू हाइड्रोजन। वाटर किसमें होता है? रिड्यूसेस टू हाइड्रोजन। वाटर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन में रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन बाय किससे हो रहा है? बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सोडियम से हो रहा है। ठीक है, thus it is a great source of डाइहाइड्रोजन, तो हमें इसमें से डाइहाइड्रोजन भी मिल सकता है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू O2। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? O2 में। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है। प्लांट में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो वाटर रिड्यूस होके हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीडाइज होके O2 बनेगा। विथ फ्लोरीन ऑल्सो इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू O2। अगर फ्लोरीन के साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है वाटर, तो भी क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज होएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 आयन मिलेंगे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। उसके बाद है हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। यहाँ पे समझा मैंने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? डिसॉल्व मेनी आयनिक कंपाउंड। ये क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा, जिसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देगा। हाउएवर सर्टेन कोवेलेंट एंड सम आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। इसमें हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर में, होता है वाटर मिक्स होता है। हाइड्रोलाइसिस एड्स वाटर टू ब्रेक द कंपाउंड। वाटर हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा था टेट्रा फॉस्फरस,
डेका ऑक्साइड जो है हमारा ये, तो उससे किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, फॉस्फोरिक एसिड, अभी नाम मैंने लिखे हुए, और सिलिकॉन क्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड, वाटर क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। चलो उसी तरह अब हम समझेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे नाइट्रोजन आयन है हमारा, ठीक है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एमोनिया देगा, NOH माइनस आयन, तो यहाँ पे हमें एमोनिया मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद है हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट्स बनाता है, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। फ्रॉम aqueous solutions many salts can be crystallized as hydrated salt. Such an association of water is different type, उसका टाइप्स अलग अलग भी है हाइड्रेटेड सॉल्ट के, जो हाइड्रेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं उसको, हाइड्रेट्स को। उसमें हमारा पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर, ठीक है, जो ये हमारे बॉक्स में रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे उसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें जो पानी रहता है, वाटर रहता है, कोऑर्डिनेटेड वाटर बोला जाएगा उसको। उसी तरह से इंटरस्टिशियल वाटर रहता है जो हाइड्रेटेड होता है, जैसे बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है, तो इसमें आपका कोऑर्डिनेटेड वाटर भी आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर दोनों आ जाएंगे, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर पूछा गया हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यही हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्डेड कितना है। तो ये जो होगा हमारा ये कोऑर्डिनेटेड वाटर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कितने हैं पूछा गया था, कितने हैं हमारे पास, 1 वाटर मॉलिक्यूल ही है, विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। देयरफॉर उसके अंदर जो है चार है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कोऑर्डिनेटेड वाटर है। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेटेड वाटर कौन सा किसको कहा जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर किसको कहा जाएगा, वो हाइड्रेट्स में आता है, और हाइड्रेट्स जनरली हम लिखते हैं उसे हाइड्रेट्स लिखते हैं। चलो उसके बाद है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर किससे बोला जाएगा, सॉफ्ट वाटर किससे बोला जाएगा। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, लेकिन बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, पानी कैसा है, अच्छा सॉल्वेंट है। व्हेन इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे जब आएगा, इट डिसॉल्व्स मेनी सॉल्ट, सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, स्पेशली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में आ जाएगा इसके साथ, या क्लोराइड के फॉर्म में रहेगा, या सल्फेट, ठीक है। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम इस फॉर्म में वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, ओके। वाटर मेक्स हार्ड, इसको वो क्या बनाएगा, हार्ड वाटर बना देगा। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर, तो जो फॉर्म होना चाहिए, जो फॉर्म होना चाहिए, फिन जिसे बोलते हैं, कपड़ा धोने के समय जो फॉर्म होता है, लेदर बनता है, वो हार्ड वाटर में नहीं बनता है। वाटर फ्री फ्रॉम soluble salts of calcium and magnesium is called soft water। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होंगे तो उसे बोलेगा सॉफ्ट वाटर, ठीक है। एंड इट गिव्स लेदर विथ सोप इजीली, तो वो सोप के साथ लेदर देगा, मतलब फॉर्म बनाएगा। सॉफ्ट वाटर अच्छा रहता है, मतलब हार्ड वाटर को हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हार्ड है तो। और हार्ड कैसे होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट रहते हैं, किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में। चलो तो इसको आगे समझते हैं हम। तो जो सोप होता है, ठीक है, सोप में क्या होता है, सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीयरेट, सोप में क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है, ये वाला है सोडियम स्टीयरेट।
रिएक्ट विद हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो हार्ड वाटर में क्या होगा, ये एम मतलब क्या है, एम मतलब क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टीयराइड बन जाएंगे यहाँ पे, और वो प्रेसिपिटेट होते रहेंगे यहाँ पे। मतलब आपका जो सोप का जो इफेक्ट है वो अंदर जो कपड़े पे होना चाहिए वो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब उसके अंदर जो मैग्नीशियम कैल्शियम है उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन सी प्रोसीजर है, तो वो हम समझ रहे हैं पहले। तो वाटर कैसा होता है, वाटर में टेम्पररी हार्डनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, और परमानेंट हार्डनेस होती है, और या तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। तो उसको हमें सॉफ्ट वाटर करना है, टेम्पररी हार्डनेस को निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहली मेथड है बॉइलिंग। अगर हम बॉइल करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे दिखाया गया मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हीट कर रहे हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, इनसॉल्युबल है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव बाय फिल्टरेशन, फिल्टर करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। कैल्शियम भी है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा हमारा, एंड कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा हमारा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया यहाँ से, ये तो गैसियस फॉर्म में निकल जा रहा है। ओके, तो हम उसे बॉईल करके सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर टेम्पररी हार्डनेस है तो। और दूसरा मेथड है क्लर्क्स मेथड है, दूसरी मेथड क्लर्क्स मेथड है, जिसमें हमें यह यूज करना है, लाइम यूज करना है, स्लेक लाइम जो होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाला, इसको यूज करना है। हार्ड वाटर में हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा हमारा जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो उसे हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये दोनों भी प्रेसिपिटेट होंगे, तो इसको भी हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस है तो हम इस तरह से उसे क्लर्क मेथड या बॉइलिंग करके सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले में हीटिंग करेंगे और दूसरे में क्लर्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम को ऐड करेंगे। लेकिन परमानेंट हार्डनेस है, तो ये परमानेंट हार्डनेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ, तो मैग्नीशियम कैल्शियम किसमें फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, ठीक है, क्लोराइड के फॉर्म में हो गया, सल्फेट के फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें अलग अलग मेथड है, तो पहली मेथड क्या है, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ ट्रीटमेंट करो, वॉशिंग सोडा से ट्रीट करो। तो इससे वॉशिंग सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेटल है तो मेटल क्या हो जाएगी, मेटल कार्बोनेट हो जाएगी, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हो गई, एंड सोडियम क्लोराइड अलग है, ये प्रेसिपिटेट होते हैं, मतलब इसको अलग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम निकल जाएगी, ठीक है, सल्फेट फॉर्म में अगर, ठीक है, तो उसमें भी यही है, मेटल कार्बोनेट हो जाएगी और सल्फर का सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट मतलब इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इंसॉल्युबल कार्बोनेट बनेंगे ये इंसॉल्युबल कार्बोनेट, ये पहला मेथड होगा, वॉशिंग सोडा यूज करना है। उसके बाद का जो मेथड है वो है हमारा कैल्गन्स मेथड बोला जाए, कैल्गन्स मेथड। तो कैल्गन में हमें क्या उसे सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यूज करना है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो है Na6P6O18, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, उसे कमर्शियली क्या बोलते हैं, कैल्गन, उसे कैल्गन बोलते हैं।
सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट केल्विन। तो इसको यूज करेंगे हम जो सॉल्ट क्लोराइड और सल्फेट है उसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा पहले, तो जो केल्विन है हमारा, ठीक है, वो आयनाइज में होगा Na+ और माइनस फॉर्म 2 बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा हमारा। अब जो ये आयन है, ठीक है, वो जो ये आयन है किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारे जो मैग्नीशियम कैल्शियम जो है वाटर के आयन उसके साथ रिएक्ट करेगा और इस तरह से कंपाउंड बनाएगा जिसमें हमें M मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कंपाउंड अपने बीच में, कॉम्प्लेक्स आयन अपने बीच में किसको ले लेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम को ले लेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन कीप्स द मैग्नीशियम कैल्शियम आयन इन सॉल्यूशन, वो किसमें रखेगा, सॉल्यूशन में रखेगा अपने साथ, कॉम्प्लेक्स आयन में रखेगा, कॉम्प्लेक्स एनायन में रखेगा। चलिए केल्विन मेथड थी, उसके बाद जो मेथड है वो हमारी आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज करने हैं यहाँ पे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड अ जियोलाइट, यहाँ पे इसको जियोलाइट बोला जाएगा या परम्यूटेट प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है, इसमें हमें जो लेना है वो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इस जियोलाइट, ये है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जियोलाइट बोलेंगे या परम्यूटेट, परम्यूटेट बोलेंगे उसे, ये वाला है। कैन बी रिटर्न एज, तो हम लिखेंगे NaZ, इस तरह से लिखेंगे। अब ये NaZ है हमारा जियोलाइट है, तो उसको हम, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सी, मैग्नीशियम कैल्शियम, तो खुद मेटल को अपने साथ ले लेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम को, ठीक है, इस आयन को अंदर अपने साथ ले लेगा और वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये अलग हो जाएंगे और सोडियम आयन अलग हो रहा है, तो यहाँ पे ये अलग मिल रहे हैं, पानी से अलग हो जाएंगे। परम्यूटेट और जियोलाइट इज एडेड टू द exhausted, said to be exhausted when all the sodium in it is used up, जब सोडियम अगर खलास हो जाती है यहाँ पे तो ये कम हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा यहाँ पे जो मिल रहा है मेटल के साथ, मैग्नीशियम के साथ जो मिल रहा है, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ, तो उसको अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं फिर से, तो हमें फिर से ये वाले प्रोडक्ट हमारी जो चाहिए था जियोलाइट या परम्यूटेट फिर से हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मिल रहा है हमें मैग्नीशियम और क्लोराइड के साथ, कैल्शियम के साथ, तो उसको हम फिर से सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हमारा जियोलाइट बना सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, मेटल क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये था आयन एक्सचेंज मेथड। उसके बाद है हमारा सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड, इसमें सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर हमें यूज करना है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स कंटेन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद किसके साथ, SO3H के साथ मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्रुप है ये हमारा। ठीक है, एंड आर वाटर इनसोल्यूबल, ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। आयन एक्सचेंजर रेजिन जो कि है हमारा RSO3H इज चेंज टू RNA, उसको हम RNA में कन्वर्ट कर देंगे, किसकी मदद से, सोडियम क्लोराइड की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे RNA हमने बना दिया है। अब जब भी ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो RNA की जगह क्या बनेगा, R अपने साथ क्या लेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम को ले लेगा साथ में और सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं। सिंथेटिक रेजिन मेथड है। और आगे एक स्टेप लेंगे तो हम इसी मेथड में हम क्या कर सकते हैं, प्योर डीमिनरलाइज्ड, जो भी मिनरल बिना का, या डीआयनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल द सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन, ला सकते हैं बाय
पासिंग वाटर सक्सेसफुली थ्रू द कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है, कैटायन एक्सचेंजर को हम यूज कर सकते हैं, ये कैटायन एक्सचेंजर है हमारा, इन द H+ फॉर्म, वो हमें क्या देगा, H+ देगा, एंड द एनायन एक्सचेंजर इन द OH- एक्सचेंजर रेजिन। तो यहाँ पे जो RH है हमारा, तो यहाँ पे ये रिएक्ट HRM के साथ रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा अपना मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ। यहाँ पे दिया है कि ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो किसको अलग करेगा, यहाँ पे H+ को अलग करेगा। तो जो H+ है वो किसको किसको यहाँ पे से, यहाँ जो एक्वियस सॉल्यूशन से उसको उससे निकाल सकता है। तो यहाँ पे H+ जो है ना, कैटायन हमारा है, वो एक्सचेंजेस किसको, सोडियम को भी कर सकता है, कैल्शियम को कर सकता है, मैग्नीशियम को कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आयन वाटर से निकल जाएंगे और वाटर में क्या हो जाएगा, H+ आ जाएगा। तो जब वाटर में H+ आ जाएगा तो मिक्स द वाटर एसिडिक, तो वाटर कैसा हो जाएगा हमारा, एसिडिक हो जाएगा, H+ बढ़ जाएगा वाटर में, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो एसिडिक हो गया है अभी। अभी आगे की प्रोसीजर क्या होगी हमारी, अभी उसमें एनायन एक्सचेंजर रेजिन होगा हमारा ये, ठीक है। तो वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा तो वो हमारा जो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, एनायन एक्सचेंजर रेजिन। तो ये जो है हमारा वो एनायन एक्सचेंजर रेजिन, वो क्या करेगा, जो एनायन है उसको अपने साथ ले लेगा, जो एनायन है, जैसे कि यहाँ पे OH किसको एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज फ्रॉम फॉर एनायंस, लाइक कौन से एनायन को एक्सचेंज करेगा यहाँ पे और खुद के साथ ले लेगा यहाँ पे। तो X में क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन है, क्लोरीन को ला सकते, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सल्फेट है, ठीक है। ये सब एनायन वाटर से निकल जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे एनायन रेजिन एक्सचेंजर के साथ आ जाएंगे। ओके, एनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ आ जाएंगे। यहाँ पे ये अलग हो गए सब। अभी पानी में क्या रह गया, OH- आयन रह गया। अब पहले में से H+ रहेगा, दूसरे में से OH- रहेगा, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और इसमें ना तो एनायन जो होता है, जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जो निकल गए सब, और कैटायन भी सब निकल गए, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फेट, ये यहाँ पे हमें प्योर वाटर मिलेगा। और यहाँ पे आगे समझाएगा, अगर जो हमारे एक्सचेंज एक्सोस्टेट कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन अगर कम हो रहे हैं रेजिन, तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं ट्रीटमेंट विद जो एक्सोस्टेट कैटायन है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H+ इसमें आ जाएगा फिर से, और एनायन एक्सचेंज रेजिन को अल्कली सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो OH- इसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है हाइड्रोजन peroxide. This point I will explain in part 3. So students, I hope you have understood the topics that were explained by me, and if you have liked my channel and if you like the basic way, for the most comprehensive and simple way I have explained you, and it will help you to understand the unit in line wise, and this is the most primary explanation that I have given. So in this chapter you have to memorize all these equations and methods. So I hope you have enjoyed my teaching. So subscribe my channel, press the bell icon, like it, share it, and thanks for watching. Have a nice day. Take care.